हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की हमारी क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस चल रही हैं और काफी दिनों से क्लासेस जो है वो स्टॉप हो गई थी। कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण क्लासेस को स्टॉप किया गया था कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी बीच में। तो उसकी वजह से हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। अभी मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम ठीक हूँ, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे और आशा करता हूँ कि अब से कोई भी क्लास आपकी कोई भी दिन जो है वो आपका मिस नहीं होगा। आगे बात समझ में, आज से जो हमारी 45 डेज़ चैलेंज जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसका ही आज चौथा दिन है, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि नॉरसेट का नोटिफ़िकेशन भी आ गया है। कौन-कौन से बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नॉरसेट ने क्या-क्या अपने नोटिफ़िकेशन के अंदर बदलाव किए हैं, कौन-कौन से चेंजेज़ अपने नॉरसेट ने किए हैं, एम्स ने किए हैं। आगे बात समझ में? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेटन नर्सिंग आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? और आपकी जो क्लासेस हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे नॉरसेट के लिए। इस बात का ध्यान रखना, डीएसएसबी की एग्ज़ाम भी आ रही हैं। जो बच्चे डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो प्लीज़ किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन में विश्वास रखें, संघर्ष करते रहें, लगातार बढ़ते रहें, क्वेश्चन आंसर्स को निकालते रहें। आज के क्वेश्चंस थोड़े से इजी होंगे, ट्रिकी होंगे। आपको समझना है और उसका आंसर करना है। आपसे मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन करने के अंदर आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखानी है। आपको बिल्कुल भी अपना माइंडसेट जो है एकदम रखना है कि अपना एक जगह माइंड रख के रखें, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर पाओ। देखो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, सारे टॉपिक्स आपने कवर कर रखे हैं। बस उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स निकलते हैं, निकलते या नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब वहां से आप गलती क्या करते हो कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो और नहीं पढ़ने का नतीजा क्या होता है? क्वेश्चन का गलत होना। समझ में आई बात? तो आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। अगर 1-2 सेकंड ज्यादा भी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। आगे असल में, तो आपको बिल्कुल भी एकदम घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि लेंथी-लेंथी क्वेश्चन्स हैं सर, हम कैसे करेंगे? कैसे ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बने रहना है वीडियो के अंत तक, ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी डाउट नहीं रहे। चलिए, कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को समझना फिर उसका आंसर करना है। A nurse is caring for the client and receiving the bolus feeding. A nurse है जो caring कर रही है, care कर रही है client की and receiving the bolus feeding by a nasogastric tube. Bolus feeding by a nasogastric tube with which position does नर्स एडमिनिस्टर टू फाइंडिंग, मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पोजीशन पे कि विच पोजीशन डज द नर्स यूज टू एडमिनिस्टर द फीडिंग, कि फीडिंग के लिए हम कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एनजी फीड करवाते हैं पेशेंट को, तो कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? क्या सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, क्या सेमी फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, या टेंडल वर्क पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लेटरल लिगामेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना। देखो यहाँ पे बात करी गई है एनजी ट्यूब की। एनजी ट्यूब की जब बात करी गई है तो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि क्या इनके मेन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है और ना ही छोड़ना है। आगे बात समझ में, तो आपको क्या करना है? देखो एनजी ट्यूब पे मैंने लेक्चर लिया हुआ है, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल की क्लासेस के अंदर मैंने एनजी ट्यूब के बारे में बताया हुआ है कि एनजी ट्यूब कौन कौन सी टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, क्या उसका मेजरमेंट होता है, कैसे हम उसको लगाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जब भी एनजी ट्यूब के बारे में पढ़ें, जब भी आप एनजी ट्यूब के बारे में पढ़ें तो एनजी ट्यूब के बारे में आपको कौन-कौन सी बातें याद आती हैं? एनजी ट्यूब का मतलब होता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर किसी बच्चे को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एनजी का मतलब होता है नेज़ो, नेज़ो का मतलब नेज़ल,
नाक का नेजो का मतलब होता है नाक, या फिर हम नेजल कह सकते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक, कि स्टमक के नाक के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है जो कि स्टमक तक जाती है, उसको बोलते हैं एनजी ट्यूब। आगे बात समझ में, जो पेशेंट एनेबल टू हम कह सकते हैं कि जो खाना नहीं ले पाते हैं, अपने आप से खाना नहीं खा पाते हैं, उन पेशेंट्स को हम एनजी ट्यूब डालते हैं ताकि हम फीडिंग उसके साथ दे सकें, उसके साथ दाल का पानी दे सकें, बहुत सारी चीजें हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसके अंदर पोजीशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, एनजी ट्यूब जब भी हम डालते हैं, तो सबसे 3-4 क्वेश्चंस बताऊंगा। एनजी ट्यूब हम पेशेंट को डालते हैं तो कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? इंसर्शन। देखो, एनजी ट्यूब इंसर्शन के अंदर पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि एनजी ट्यूब इंसर्शन की बात कर रहे हैं। एनजी ट्यूब जब इंसर्शन करते हैं तो कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं? कि सर हाई फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। कौन सी बेटा? हाई फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं जब हम फीडिंग देते हैं, तो ड्यूरिंग, ये एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूरिंग फीडिंग, जब भी आप फीडिंग देते हो तो आपको फाउलर पोजीशन का यूज करना है। कौन सी पोजीशन का? फाउलर पोजीशन का। और आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के बाद आपको सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है। कुल मिला के बाद आपको ये समझना होता है कि जब भी हम एनजी ट्यूब से फीड देते हैं तो हमें क्या करना है? बेड के हेड को एलिवेट करके रखना है, चाहे आप 45 पे करो चाहे 60 पे करो, लेकिन आपको बेड का हेड जो है वो एलिवेट करना है। ये तीनों क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द एनजी ट्यूब इंसर्शन विच पोजीशन गिवन टू द पेशेंट, तो आपको कौन सी देनी है? हाई फाउलर पोजीशन देनी है। आगे बात समझ में किसी को कुछ डाउट? बहुत बढ़िया। अब आप सभी को पता है कि एनजी ट्यूब का मेजरमेंट, मतलब कि एनजी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो मैं आपसे कहूंगा 105 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। और 60 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? हम अपने बॉडी के अंदर 60 सेंटीमीटर तक इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ जो है स्टमक तक जाती है 60 सेंटीमीटर के अंदर। आपने सुना होगा पुराने एक बेसिक फॉर्मूला चलता है कि नो स्टेप टू ईयरलोब, ईयरलोब टू जिफॉइड प्रोसेस। सभी को पता है? सभी को पता है या नहीं पता है? बहुत बढ़िया। तो उसकी जो लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेंटीमीटर्स के ऊपर पूछा जाता है कि एनजी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? कौन सी होती है? 105 सेंटीमीटर होती है। और टोटल लेंथ 105 सेंटीमीटर होती है, और इंसर्शन लेंथ कितनी होती है? कि सर 60 सेंटीमीटर होती है। आगे बात समझ में। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइज के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी फ्रेंच का आप यहाँ पे लोगे, तो 14 फ्रेंच क्या होती है? फीमेल के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। 16 फ्रेंच क्या होती है? मेल के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। क्या मेरी बात आपको पहुंच गई है? देखो, 14 जो फ्रेंच होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर का एक पाइप होता है। और 16 फ्रेंच ऑरेंज कलर की पाइप। आगे बात समझ में? किसी को कोई डाउट यहाँ तक की क्लासेस के अंदर? आप क्वेश्चन बनता है हमारा, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको क्या कर रही है? फीडिंग देनी है, तो फीडिंग के दौरान मैंने आपको बताई फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन आप यूज कर सकते हैं। देखो, सुपाइन पोजीशन बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। आप सेमी फाउलर पोजीशन यूज कर सकते हो। टेंडल वर्क का मतलब होता है आपने हेड को डाउन कर दिया। टेंडल वर्क पोजीशन कैसी होती है? हेड डाउन कर देना, पैरों को उठा देना। और रिवर्स टेंडल वर्क कैसी होती है? हेड को अप कर देना और पैरों को नीचे कर देना। इसके अंदर रिवर्स हैंडल वर्क दे सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर ऑप्शन मिलता है तो रिवर्स हैंडल वर्क पे जा सकते हो। बाकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपको फॉलोअर्स को देनी है, सेकंड आपको सेमी फॉलोअर्स को देनी है। लेटरल रिकवरेंट, ये लेटरल लेटरल पोजीशन हम नहीं देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको कौन सा आंसर देखने को मिला? जिसका भी बी आंसर था, जिसका भी बी आंसर है कि सेमी फॉलोअर पोजीशन, तो उसको हम करेक्ट मानेंगे। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड हु इज द हिस्ट्री ऑफ द एल्कोहलिज्म। हु हैज द हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म? एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है कि भैया एक पैंक्रियाटाइटिस, एक नर्स कर रही है, केयर कर रही है पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट का। एंड पैंक्रियाटाइटिस का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास।
कि पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाल लालियों? कि सर पेंक्रियाटाइटिस कहलाता है। जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। एंड हु हैज द हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, कि मतलब जो उसको क्या हिस्ट्री है एल्कोहलिज्म, मतलब कि दारू ज्यादा पीता है वो बंदा, एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, बहुत ज्यादा शराब पीता है और उसको पेंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है। एंड नर्स क्लोजली मॉनिटर द क्लाइंट विद पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस क्या होता है? देखो जब भी किसी पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस होता है उसको एक कंडीशन और देखी जाती है। कौन सी देखी जाती है? पैरालिटिक इलियस वाली कंडीशन भी देखी जाती है। एंड knowing that which assessment data indicate the complication of the pancreatitis। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के सवाल पूछूंगा, वो आपको देने हैं। मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको समझना है और देखना है। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो पेशेंट दिया गया है वो पेंक्रियाटाइटिस का है। मैंने आपको बताया पेंक्रियाटाइटिस का मतलब क्या है, कि सर पेंक्रियाटाइटिस का मतलब आपने बताया कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेंक्रियास। अब भैया जब इन्फ्लामेशन पेंक्रियास का होगा तो यहाँ पे पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन देखने को मिलती है। पैरालाइटिक इलियस वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या है? देखो पैरालाइटिक इलियस का सिंपल सा मतलब होता है इलियम वाला जो पार्ट होता है उसका ब्लॉकेज होना। क्या हो जाना? ब्लॉकेज हो जाना। ब्लॉकेज का मतलब होता है कि एकदम से ब्लॉक हो जाना, हवा भी पास वहां से नहीं होती है, उसको बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। और ये कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? कॉम्प्लिकेशन किसका होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? कॉम्प्लिकेशन होता है पेंक्रियाटाइटिस का। पेंक्रियाटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पैरालाइटिक इलियस होता है। पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है? कि सर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाना। और ब्लॉकेज कैसा होता है? ये नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है। नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है। नॉन मैकेनिकल का मतलब हमने कोई इसके अंदर मैकेनिज्म को नहीं डाला है, या खुद से हमने इसको कोई टाई अप नहीं किया है। आगे बात समझ में? हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म इसके अंदर ऐसी कोई मिस्त्री पना हमने नहीं लगाया है। आगे बात समझ में? ब्लॉकेज कैसा हुआ है? इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ था? पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन आपको देखने को मिली है। आगे बात समझ में? जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? ब्लॉकेज अगर हो गया तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास बचते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस। फ्लैटस का मतलब होता है कि गैस भी पास नहीं कर पाना। इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस की आपको गैस भी पास नहीं होगी। एंड लॉस ऑफ एनल स्पिंक्टर, कि एनस के इंस्पिंक्टर जो है वो लॉस हो जाते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वहां से जो रास्ता है वो एकदम ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? कोई भी आप खाओगे सीधे डंप हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम भी आपने सुना होगा। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? उसी कंडीशन के अंदर एनल इंस्पेक्टर की क्या हो जाती है? लॉस, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, कंट्रोल जो होता है वो खो जाता है। आगे बात से सीवियर कांस्टेंट पेन, रैपिड कॉन्सेट या रैपिड ऑनसेट पे पेन होगा। एंड फ्रिम नॉन टेंडर, मास पैल्पेबल एट द लोअर राइट साइड मार्जिन। देखो जब भी आपको लोअर राइट साइड मार्जिन पे क्या होता है? पेन होता है, तो एक ही कंडीशन का लोअर राइट साइड मार्जिन, अगर आपको लोअर वाली जगह पे राइट साइड में क्या होता है? पेन होता है। टेंडरनेस आपको देखने को, नॉन टेंडर जो पेन होता है, फिम होता है, उसको कहाँ पे देखा जाता है? लिवर सिरोसिस के अंदर देखा जाता है। लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देखा जाता है। समझ में आएगी बात? हेपेटाइटिस वाले पेशेंट या लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर ऐसा देखा जाता है। आगे बात समझ में? जिनका लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ पे पेन देखा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। आगे बात समझ में? अब आपने क्या किया है कि आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेंक्रियाटाइटिस क्या होगा? पैरालिटिक इलियस होगा, जो कि आपको ऑप्शन के अंदर देखा गया है। और ऑप्शन के अंदर ये भी देखा गया है कि पैरालिटिक इलियस का मतलब होता है ब्लॉकेज का होना। और जब ब्लॉकेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हवा भी पास नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? आप हवा भी पास नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है वो बी गलत है, क्योंकि लॉस ऑफ एनल स्फिंक्टर का मतलब होता है कि भाई एक तो कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम रास्ता खुला हुआ है, तो दोनों चीजें अपोजिट हो जाती है ना बेटा। तो जब ब्लॉकेज होता है तो आप हवा भी पास नहीं कर पाते हो। आगे बात समझ में? पैरालिटिक इलियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? कि इनएबिलिटी टू पास फ्लैटस। किसी को यहाँ पे कोई डाउट होगा?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपको दो चीजें और बता देता हूँ। पैंक्रेटाइटिस जब भी होता है पेशेंट को तो दो साइन देखे जाते हैं। पैंक्रेटाइटिस के अंदर दो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कोलेन साइन, एक होता है कोलेन साइन, एक होता है टर्नर साइन। ये दोनों के दोनों साइन बच्चों बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चन को समझना, ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोलेन साइन और टर्नर साइन कहीं भी देखने को मिले तो कहाँ कहाँ के होते हैं? पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं। कोलेन साइन का मतलब होता है डिस्कलरेशन प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल वाले एरिया के पास। अम्बिलिकल एरिया के पास क्या हो जाना? डिस्कलरेशन हो जाना। और टर्नर सिंड्रोम, टर्नर साइन का मतलब होता है कि फ्लैंक रीजन के अंदर आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलना क्या कहलाता है? टर्नर साइन देखने को कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ इमेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, टर्नर साइन होता है और एक होता है कोलेन साइन होता है। देखो आपको यहाँ पे जो अम्बलाइकस वाला ये लेटरल पोर्शन है, ये लेटरल पोर्शन है, साइड से लिया हुआ फोटो है, साइड से लिया हुआ फोटो है। ये हमारी अम्बलाइकस वाला पार्ट है और अम्बलाइकस पार्ट पे ब्लू डिस्कलरेशन या डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाता है? कोलेन साइन कहलाता है। और यहाँ पे फ्लैंक रीजन में, फ्लैंक रीजन के अंदर देखने को मिलना क्या कहलाता है? टर्नर साइन देखने को कहता है। क्या कहते हैं? टर्नर साइन देखने को मिलता है। ये देखो ये कौन सा साइन है जल्दी बताएंगे? ये हमारा कोलेन साइन है। ये कौन सा है? कोलेन साइन है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है मेरे प्यारे लाल लालियों? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर सपोर्टिव नंबर्स आपके पास नहीं है तो 9057 064291। ये हमारे सपोर्टिव नंबर हैं, इस पे आप कॉल मैसेज करें और किसी भी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए नर्स इज असाइंड फॉर द केयर, नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर द क्लाइंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्वेश्चन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। एंड द नर्स असेस द विच इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑन द डेली बेसिस। देखो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आपको टिप्स पे भी होगा। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब आप सभी को पता होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कि एक बहुत सारे सिम्टम्स आ जाना और उसको कहते हैं एक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड एक सिंड्रोम बना हुआ है। किडनी से रिलेटेड मतलब कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और नेफ्रॉन्स के अंदर कोई सिंड्रोम देखने को मिलता है, कोई बीमारी आपको देखने को मिलती है, कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे कौन सा पैरामीटर असेस करना होता है? देखो जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो तीन कंडीशंस देखी जाती हैं। एक होता है एडिमा, एक होता है प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया एंड एक होता है हाइपो एल्बुमिन यूरिया। हाइपो एल्बुमिन ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तीनों के तीनों क्या हैं? ये कार्डिनल साइन है। कौन से हैं? कार्डिनल साइन। कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि ये हमारे कार्डिनल साइन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अगर आपसे कोई आंख बंद करके भी क्वेश्चन पूछ ले कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं तो आपको इनके तीनों के बारे में बताना है कि कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों। कि एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और हाइपो एल्यूमिनिया होता है या एल्यूमिन यूरिन होता है, आप कह सकते हो। आगे बात समझ में? तीनों के तीनों आपको क्या करना है? तीनों के तीनों को आपको साथ लेके चलना है। इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कार्डिनल साइंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि आपको डेली बेसिस पे किस चीज को देखना होता है? देखो आप डेली बेसिस पे आप प्रोटीन यूरिन अपने हिसाब से नहीं दे सकते हो। देखो ये हमारा काम नहीं होता है। एम्स के अंदर की मैं आपसे बात करता हूँ तो देखो प्रोटीन यूरिया और एल्यूमिन यूरिया ये कौन देखेगा? ये हमारा डॉक्टर देखेगा। ये हमारा काम नहीं है। कितना लेवल है क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए बस, बाकी हमारा काम नहीं है। आगे बात समझ में? आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? एडिमा चेक कर सकते हो हाथ पैरों के अंदर और डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? वेट को चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो जब भी पेशेंट के अंदर क्या होता है
जब भी पेशेंट के अंदर क्या होता है, एल्बुमिन लेवल कम होता है। जब भी पेशेंट की बॉडी के अंदर एल्बुमिन लेवल कम होता है, तो कंडीशन क्या देखने को मिलती है? कंडीशन क्या देखने को मिलती है? एडिमा की कंडीशन देखने को मिल जाती है। कौन सी कंडीशन? एडिमा की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। मिलती है, नहीं मिलती है? कि सर मिल जाती है। अब जब एडिमा होता है, इसका मतलब क्या होगा? फ्लूइड रिटेंशन होगा। कैसा हो रहा है? फ्लूइड रिटेन हो रहा है। रिटेन की वजह से एडिमा कंडीशन देखने को मिल रही है। मिल रही है, नहीं मिल रही है? तो जब फ्लूइड रिटेंशन होगा तो क्या होगा? वेट गेन होगा। होगा या नहीं होगा? तो आपने आज एक पेशेंट का वेट चेक किया जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला है, उसका वजन जो आया 55 केजी आया। ठीक है, आप उसका कल वजन करोगे, डेली बेसिस पे आपको वजन करना है। डेली बेसिस पे आपको उसका वजन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, 58 केजी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको 62 केजी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको 65 केजी देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको कौन-कौन सी चीजें बताई हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर 3 कार्डिनल साइंस होते हैं। इन कार्डिनल साइंस को आपको देखना है। इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है? समझना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? बताएंगे फटाफट से, अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक की क्लास के अंदर। चलें आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बड़ा क्वेश्चन है, ये सोच के घबराना नहीं है। क्वेश्चन को समझना फिर उसका आंसर करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। A client being admitted with the hospital and diagnosis with the urolithiasis and urethral colic, and the nurse assess the client for pain that is dull, that is कौन सा पेन देखने को मिलेगा? कि यूरोलिथियासिस का मतलब क्या होता है? देखो लिथियासिस का मतलब आप सभी को पता होगा, स्टोन। यूरेटर के अंदर एक स्टोन पाया गया है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर पूछा गया है कि पेन जो है यूरोलिथियासिस का कहाँ देखने को मिलेगा? यूरेथ्रल कॉलिक, मतलब अगर यूरेटर के अंदर कोई ऐसा स्टोन फंसा हुआ है, उसका पेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा और कैसा देखने को मिलेगा? फटाफट से आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर करेंगे। आया समझ में क्वेश्चन के बारे में? देखो, डल एंड एकिंग पेन इज द कॉस्ट ऑफ वर्टिबल एरिया। अगर आपको डल पेन देखने को मिल रहा है और आपको एक कॉस्टोवर्टिब्रल एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो है पेल्विक के अंदर है। ये कौन सा स्टोन है मेरे प्यारे लाल लालियों? कि ये पेल्विक स्टोन है। अगर आपकी किडनी के अंदर या पेल्विक एरिया के अंदर स्टोन प्रेजेंट है, तो आपको कॉस्टोवर्टिब्रल एरिया के अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए, अगर क्रैम्प लाइक पेन्स देखने को मिल रहे हैं एब्डोमेन में, तो ये कोई इसका कोई साइन नहीं होता है कि क्रैम्प लाइक आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये पेन कैसा होता है? रेडिएटिंग होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि शार्प रेडिएटिंग एंड पोस्टीरियरली स्पाइनल कॉलम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर यूरेटर के अंदर आपको कोई भी स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो क्या होता है? स्टोन फॉर्मेशन कहाँ देखने को? यूरेटर के अंदर क्या होगा? देखो यूरेटर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? वो हमारे यूरिन के थ्रू क्या करेगा? मूव करेगा। यूरिन के थ्रू मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो पेन कैसा होगा? रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा। और रेडिएटिंग कहाँ होगा यूरेटर का पेन? कि एक्सक्रीटिंग एंड वेव लाइक आपको रेडिएटिंग टुवर्ड्स द जेनिटेलिया एंड थाइस। आपको थाइस के अंदर और जेनेटिलिया के अंदर आपको रेडिएशन की तरफ पेन देखने को मिलेगा। आपको पेनिस के अंदर पेन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन का पेन होता है यूरिथ्रल कॉलिक का। यूरिथ्रल कॉलिक का पेन होता है। यूरेटर के अंदर कोई भी अगर स्टोन फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको रेडिएटिंग देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि रेडिएटिंग क्यों होगा? क्योंकि वो क्या होगा? यूरिन के थ्रू मूव करेगा। पेन कैसा होगा? यूरिन के थ्रू मूव करेगा, और जब यूरिन के थ्रू मूव करेगा तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? रेडिएशन वाली देखने को मिलेगी, रेडिएटिंग वाली देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? देखो, जब भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, जब भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो प्रेशर ऑफ यूरिन कैसा हो जाता है?
प्रेशर ऑफ यूरिन इज डिक्रीज्ड, कैसे हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर, जो यूरिन का प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपको क्या देखने को मिल सकता है? ब्लड स्टेन। यूरिन, आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है यूरिन के अंदर, क्योंकि जो स्टोन होगा, जो पत्थर हमारी यूरेटर के अंदर होगा, वो क्या करेगा? प्रेशर के साथ बाहर आएगा, मूव करेगा, तो वो आसपास की जो म्यूकोसल लेयर है उसको छीलने का काम करेगा, उसको डैमेज करने का काम करेगा। और जब डैमेज होगा तो ब्लड लीकेज होगा, और ब्लड लीकेज होगा तो वो बाहर यूरिन के थ्रू आपको दिखाई दे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर्स के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? द नर्स एडमिट्स ए क्लाइंट एंड हु इज इन द सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिकल सेल वाला जब भी पेशेंट आता है तो आपको एक ही ऑप्शन, एक ही आपको दिमाग के अंदर रखना है, क्या? कि इस पेशेंट के अंदर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हाइपोक्सिया होने वाला है, हाइपोक्सीमिया होने वाला है। आगे बात समझ में? चलिए मैं आपको और समझाता हूँ इसके बारे में। द विच डज द नर्स प्रिपेयर एज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, मतलब कि इसके अंदर प्रायोरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको क्या करना है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होने वाला देखो। सबसे पहली बात तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना आना चाहिए। कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप 100% प्रायोरिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप डेफिनेट कर पाओगे। देखो मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आपको अगर कोई भी क्वेश्चन प्रायोरिटी वाला पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रायोरिटी के अंदर ऑक्सीजन वाला है, तो आपको आंख बंद करके इसको टिक करना है। ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंचेगी, चाहे फ्लूइड दे लो चाहे कुछ भी दे लो, पेशेंट डाई हो जाएगा। तो पेशेंट को हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीजन पहुंचानी है। अगर क्वेश्चंस आते हैं एयरवे मैनेजमेंट का कि आप सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट करोगे, पोजीशन दोगे, आप उसको फ्लूइड एडमिशन करोगे, क्या करोगे? तो आपको हमेशा लंग्स से रिलेटेड वाला ऑप्शन चूज करना है। आपका 99% क्वेश्चन सही होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है तो हमेशा लंग्स वाली होती है, ऑक्सीजन की होती है। आगे बात समझ में? ये तो हमारी हो गई है पर्सनल ट्रिक, ये सबको नहीं बतानी होती है, ये हमारी पर्सनल ट्रिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आपको क्या करना है, कौन सी आपको मैनेजमेंट करना है, प्रायोरिटी पे रखना है। देखो देखो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, आपको इजीली इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा गया है, सिकल सेल वाला पेशेंट है। सिकल सेल वाला पेशेंट के अंदर क्या होता है कि आरबीसीज का शेप कैसा हो जाता है? सिकल सेल वाली हो जाती है। सिकल सेल वाली आरबीसी हो जाती है। अब जब सिकल सेल वाली आरबीसी हो जाती हैं तो क्या करती हैं? क्या करती हैं? ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर जाके फंस जाती है। जब फंस जाती है तो क्या होता है? क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कैसी होती है? फुलफिल नहीं हो पाती है। आप सभी को पता है कि आरबीसी क्या करती है? हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। एच बी कंटेन होता है। एच बी क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब आरबीसी कैसे हो जाएंगे? सिकल शेप हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन की कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो फंस जाएगी। और जब फंसने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, जब भी आपके पास कोई सिकल सेल क्राइसिस वाला या सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले सब दर्द बुखार को छोड़ के आपको ऑक्सीजन एडमिशन करना होता है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को आपको नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया हो सकता है। आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को एडमिशन करना है, उसके बाद आपको सारे काम करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने आपको बताया था ना, प्रायोरिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ऑक्सीजन पे फोकस करना है, लंग्स पे फोकस करना है, एयर पे फोकस करना है। आगे बात समझ में? आंखें बंद करके कर देना, ध्यान रखना इस चीज का, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? एक क्लाइंट विद रीनल फेलियर का पेशेंट है एंड रिसीविंग द एप्टोइन अल्फा, एपोटीन एंड अल्फा एंड एपोजिन के नाम से इसको बोलते हैं, एंड टू सपोर्ट द एथ्रोपाइसिस। आप सभी को पता है कि
एपोइन एक नाम का एक एजेंट होता है जो क्या काम करता है, एरिथ्रोपोइसिस में भाग लेता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन से ही आंसर बन गया है कि एपोइन जो होता है, एपोटीन जो होता है, वो एजेंट जो होता है वो क्या काम करता है, एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस, कि आरबीसीस का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आगे बात समझ में, द नर्स क्वेश्चन द क्लाइंट अबाउट द नर्स क्वेश्चन द client about the compliance with the taking which of the following medications support the red blood cell production। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर सिंपल सी वर्ड के अंदर ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेडिकेशन है इन चारों में से जो सपोर्ट करता है किसको, आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर। बहुत इजी है ये तो, आप सभी को पता है। कौन सा करता है, आयरन सप्लीमेंट्स करते हैं। भैया करते हैं नहीं करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। अभी भी आप सभी को पता है कि आरबीसीज को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है नहीं होती है, जिंक विंक की कोई जरूरत नहीं होती। जिंक हम देते हैं डायरिया के अंदर, डायरिया जब पेशेंट को होता है तो हम क्या देते हैं, जिंक देते हैं, जिंक के सप्लीमेंट्स देते हैं। कैल्शियम की कोई जरूरत नहीं है, कैल्शियम का आरबीसीज के अंदर कोई भी प्रोडक्शन के अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आगे बात, मैग्नीशियम का कोई सप्लीमेंट हमने नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आरबीसी फॉर्मेशन के अंदर कौन काम आता है, हमारा आयरन काम आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहां तक की क्लास में किसी को डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन समझना, इजी क्वेश्चन है, समझना। A nurse is reviewing the result of the sweat test perform। भैया स्वेट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड चाइल्ड विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस। भैया एक चाइल्ड है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रसित है, उसके अंदर एक स्वेट टेस्ट कर रहे हैं। द नर्स वुड एक्सेप्ट टू नोट विच फाइंडिंग, कि कौन सी ऐसी फाइंडिंग होती है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस को दर्शाएगी। अब आपको ये चीज समझनी है। देखें, पहली बात तो ये कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। पहली बात तो ये कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मल्टी सिस्टम मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा मल्टी सिस्टम से मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, हमारा जीआईटी सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं, इस सिस्टम के अंदर, इस डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इस सिस्टम के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जितने भी हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये जनरली कंडीशन डेथ को लीड कर सकती है, डेंजरस कंडीशन होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन कैसी होती है, डेंजरियस होती है। कैसी होती है, सीरियस कंडीशन होती है, डेंजरस होती है। आगे बात समझ में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एक टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है वो, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का, कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। मतलब इसके अंदर आपको पसीने की जांच की जाती है। स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो पसीने की जांच की जाती है किसके अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। और उसके अंदर देखा जाता है नॉर्मल सोडियम का लेवल, मतलब कि NaCl का लेवल, इसके नमक का लेवल इसके अंदर देखा जाता है। NaCl का लेवल देखा जाता है जनरली जो होता है बॉडी के अंदर या स्वीट के अंदर कितना होता है, लेस देन 40 mg पर लीटर होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर आपको 40 लीटर से कम देखने को मिलता है तो नॉर्मल कंडीशन होती है, और अगर आपको 60 लीटर से मोर देन 60 mg पर लीटर से ज्यादा देखने को मिलता है तो क्या, कौन सी कंडीशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन जनरलाइज हो चुकी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन पैदा हो चुकी है अगर मोर देन 60 mg पर लीटर से देखने को ज्यादा मिल रहा है। तीसरी कंडीशन की बात करूं, अगर कोई बंदा कहता है कि सर 40 से 60 mg पर डीएल देखने को मिलता है, तो आपको क्या कहना चाहिए, मैं आपसे कहूंगा कि आपको टेस्ट जो है वो रिपीट करना है। कैसा करना है,
कि आपको टेस्ट जो है वो रिपीट करना है। ये क्वेश्चंस तीनों के तीनों समझ लेना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी है, तो आपको बताना है कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। मल्टी सिस्टम का मतलब बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और पसीना बहुत ज्यादा बहता है। आगे बात समझ में, सेल्स ब्रेक होती हैं, सेल्स ब्रेक होती हैं। आगे बात समझ में, इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है कि इसके अंदर टेस्ट कौन सा किया जाता है, तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। अब स्वेट क्लोराइड टेस्ट आप करते हो तो उसके अंदर नॉर्मल लेवल जो होता है सोडियम का, वो कितना, सोडियम NaCl का, वो 60 mg पर लीटर से होता है। ठीक है, अगर 60 mg से कम देखने को मिलता है तो नॉर्मल कंडीशन है। 60 से ऊपर, सॉरी, 40 से कम देखने को मिलता है तो नॉर्मल कंडीशन है। 60 से ऊपर देखने को मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है। और 40 से 60 देखने को मिलता है तो आपको टेस्ट जो है वो रिपीट करना है। जनरल कंडीशंस के अंदर हम 75 से अबव मानते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले कंडीशन के अंदर। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन के अंदर आपने क्या देखा कि आपने क्या देखा, स्वेट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बंदा है। ठीक है, एंड द नर्स वुड एक्सेप्ट द नोट विच फाइंडिंग, मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। द स्वेट सोडियम कंसंट्रेशन लेस देन, द स्वेट सोडियम कंसंट्रेशन इज लेस देन 40, मतलब कि ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक है, ए स्वेट पोटेशियम कंसंट्रेशन इज लेस देन, देखो पोटेशियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये भी कंडीशन कम होगी। एंड इस स्वेट क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 60 मिलीकुलेंट पर लीटर, बहुत बढ़िया। मैंने अभी अभी आपको बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर 60 मिलीकुलेंट पर लीटर से देखने को, सॉरी mg यहाँ पे हटा देना, मिलीकुलेंट होता है। मिली इक्विवेलेंट होता है, mg नहीं होता। ठीक है, आप अपना जो क्राइटेरिया है वो ठीक ठाक कर लेना, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्वेट पोटेशियम, पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे देखना है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, आपको पीडिया वाले सर इस टॉपिक को पूरा करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ए इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एंड हु इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू द बेंजोडाइजेपिन। एक क्वेश्चन समझ रहा, देखो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट जो कि कैसा है, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, मतलब एकदम से उसने क्या कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी है बेंजोडाइजेपिन थेरेपी। कि पहले उसको क्या चल रही थी, देखो बेंजोडाइजेपिन कैसी होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। सीएनएस को डिप्रेसेंट करने वाली कैसी होती हैं, ड्रग्स होती हैं। सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो दवाइयां होती हैं वो कैसे कम की जाती हैं, एकदम से बंद करने पे इसके क्या देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जबकि इनको एकदम से बंद कभी भी नहीं किया जाता। और जब इसको एकदम से बंद करते हैं तो आपको विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, और जब विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो कंडीशन कैसी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आपको क्या क्या करना होता है, सीरियस डिप्रेशन होती है, थेरेपी ले रहा है एंड एक्सपीरियंसिंग द विड्रॉल सिम्टम्स, विच सिम्टम्स आर विड्रॉल, वुड नर्स एक्सेप्ट द नोट एंड सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ये जो ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स को हम क्या करते हैं, एक साथ स्टॉप नहीं करते हैं। ठीक है, एक साथ स्टॉप नहीं करते हैं। स्टॉप कैसे करते हैं, पहले आप क्या लेते थे, 100 mg लेते थे। ठीक है, 100 mg ओडी। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। अगर कोई बंदा बेंजोडाइजेपिन खा रहा है, 100 mg ओडी खा रहा है, ठीक है, अब उसको बंद करना है तो आप क्या करोगे, उसकी 50 mg कर दोगे, 50 mg ओडी कर दोगे। ठीक है, 50 mg का मतलब उसकी हाफ आप गोली कर दोगे, और हाफ में से भी हाफ आप क्या कर दोगे, उसकी गोली कर दोगे थोड़े दिन के बाद। ठीक है, और उसके बाद उसको स्टॉप करना हो, एकदम से स्टॉप नहीं करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से डिप्रेशन वाली को चेंज करना होता है। अब इसके जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा
हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं। सिम्पटम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है? ट्रेमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एजिटेशन आपको देखने को मिल सकता है, नर्वसनेस आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? नर्वसनेस। नर्वसनेस आपको देखने को मिलती है। इंसोम्निया, रातों को नींद नहीं आना, इंसोम्निया कहलाता है बच्चों। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? भूख का नहीं लगना। मसल क्रैम्प्स, ये सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं? ये सारी आपको क्या देखने को मिल जाती हैं? उसके सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। विथड्रॉवल सिम्पटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड सही है। स्वेटिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी पेशेंट को, लेथार्जी नहीं होगा, एजिटेशन हो जाएगा, नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी? क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। क्वेश्चन को समझना है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि किसी भी, अगर हम एंटी एपिलेटिव की बात करें, एंटी डिप्रेशन की बात करें, मीनिया वाली ड्रग्स की बात करें, जितनी भी साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं उनको एक साथ स्टॉप नहीं करते हैं। और जब भी स्टॉप करते हैं तो कंडीशन कैसी देखने को मिलती है? विड्रॉवल सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे बच्चों? क्वेश्चन आंसर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं तो किसी भी डाउट को आपके मन में नहीं रखना है, बताना है, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। आगे बात समझ में। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड टू द सर्जिकल नर्सिंग यूनिट एंड following the right modified radical mastectomy, and nurse include which of the following is the nursing plan of care for the client? सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जब भी हम मैस्टेक्टमी करते हैं, मैस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है? मैस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, कि ब्रेस्ट को निकाल देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैस्टेक्टमी कहलाती है। मैस्टेक्टमी किन केस के अंदर की जाती है? कि भैया ब्रेस्ट कैंसर हो गया है किसी फीमेल को, तो उसके अंदर हमें क्या करना है? मैस्टेक्टमी करनी होती है। आगे बात समझ में। मैस्टेक्टमी किस पेशेंट के अंदर करते हैं? जिसकी ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन अराइज हुई है। अब ये नर्सिंग प्लान क्या कह रहा है कि आपको कैसे केयर करनी है क्लाइंट की। केयर देखो, इसके अंदर मैस्टेक्टमी के बाद आपको ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान देना होता है। ड्रेनेज सिस्टम पे आपको ध्यान देना होता है, आपको एडिमा पे ध्यान देना होता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव के बाद होती हैं। जब भी आप किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, किसी भी सर्जरी के बाद किसी पेशेंट को देखते हो, तो आपको क्या देखना चाहिए कि उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक्टिव ब्लीड तो नहीं है, उसको एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है। ये आपका कर्म होता है, ये आपकी केयर होती है मेरे प्यारे बच्चों। हर घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे में आपको देखना होता है कि वहां से कोई एक्टिव ब्लीड तो नहीं है, वहां पे कोई एडिमा तो नहीं है, वहां पे कोई ऐसी सस्पेक्ट वाली चीजें तो नहीं है। आगे बात सुने। आपको क्या करना है? देखो, टेक द, क्वेश्चन को समझना। टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म ओनली। क्वेश्चन में बताया गया है कि राइट साइड की मैस्टेक्टमी हुई है, तो राइट साइड की अगर हो गई है तो उस, सपोज दैट इस वाले ब्रेस्ट की हो गई है, इस वाले ब्रेस्ट की हो गई है, तो इसका इस वाले हाथ से आपको कुछ भी, आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आपको हमेशा कैसे लेना है? लेफ्ट साइड से लेना है। आगे बात समझ में। राइट में अगर मैस्टेक्टमी हुई है तो लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट में हुई है तो आपको किससे लेना है? राइट से लेना है। अपोजिट करना होता है। एंड ड्रॉ द सीरम लेबोरेटरी सैंपल्स फ्रॉम द राइट आर्म ओनली, ये भी गलत बात है। राइट आर्म से आपको कुछ नहीं करना है। पोजीशन ऑफ द क्लाइंट सुपाइन एंड राइट आर्म एलिवेटेड ऑन द पिलो। देखो, राइट आर्म एलिवेटेड ऑन द पिलो, लेकिन सुपाइन पोजीशन इज नॉट गिवन। सुपाइन पोजीशन इज नॉट गिवन, बट राइट आर्म को पिलो के अंदर जरूर रखना है। ये बात भी समझ में आ गई। ये भी गलत हो गया। ठीक है, चेक द राइट पोस्टीरियर एक्सिला। चेक करना है राइट पोस्टीरियर एक्सिला को, एरिया, एंड व्हेन असेसिंग द सर्जिकल ड्रेसिंग। जब भी आप असेस करते हो, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप के पास कोई पोस्ट ऑपरेटिव बंदा आता है, जब भी आपके पास कोई पोस्ट ऑपरेटिव बंदा आता है, तो उसकी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है?
उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या करना होता है कि सर उस कंडीशन के अंदर आपको उसको एक्टिव ब्लीडिंग के लिए चेक करना होता है। जब भी आप सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जाते हो तो आपको ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देखना होता है कि उसका प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि प्रोस्टेट एक्जिला को क्या करना है, चेक करना है। इसको पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट से बताएंगे पोजीशन कौन सी देंगे। इसको देंगे हेड एलिवेटेड या फिर हम कह सकते हैं सेमी फाउलर विद कौन सी, अफेक्टेड या राइट हैंड हम कह सकते हैं, अफेक्टेड हैंड एलिवेटेड विद पिलो। ड्रेन, जो उसका गंदा खून है जो वहां से ड्रेनेज आपको निकलता दिखाई दे रहा है वो ड्रेन ऑटोमेटिकली हो जाए। आगे क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, एक क्लाइंट रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक क्लाइंट है जो कि क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन को एंड कंप्लेन्स द नोजिया एंड कंप्लेन्स ऑफ द नोजिया, एक्सेसिव थर्स्ट एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी वॉइडिंग। मतलब कि उसको क्या देखने को मिल रही है, नोजिया कंडीशन हो रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और बहुत बार बार क्या जा रहा है, यूरिन आउटपुट करने जा रहा है, यूरिन पास करने जा रहा है। द नर्स इनिशियली असेस द विच ऑफ द फाइंडिंग या डेटा, कौन सा आपको क्या करना है इसके अंदर, डेटा फाइंड करना है। देखो क्या आपने सुना है, क्या आपने सुना है जिसको क्या होता है, डायबिटीज होती है, जिस भी पेशेंट को डायबिटीज होती है उसको पॉलीयूरिया होता है। मतलब वो पेशेंट बहुत ज्यादा पेशाब जाता है, बहुत ज्यादा यूरिन करने जाता है नहीं जाता है कि सर बिल्कुल जाता है। और क्या होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है नहीं होता है, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यास का लगना, बहुत ज्यादा यूरिन का जाना, पॉलीयूरिया। ठीक है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, जिसका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ा होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज कैसा होता है, इंक्रीज होता है, उसी पेशेंट को ये सारी दोनों कंडीशंस देखी जाती हैं, देखने को मिलती है नहीं मिलती है। मेरी बात सत्य है नहीं है कि सर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या कर रहे हो, यहाँ पेशेंट क्या कर रहा है, हमारा हमारा जो यहाँ पे पेशेंट है वो क्या काम कर रहा है, हमारा जो यहाँ पे पेशेंट है वो क्या काम कर रहा है, पीएन मतलब कि टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है। और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर कैसा होता है, हाई लेवल का ग्लूकोज होता है। कैसा होता है, हाई लेवल का ग्लूकोज होता है नहीं होता है कि सर बिल्कुल होता है। जब हाई लेवल का ग्लूकोज उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया करेगा या नहीं करेगा, कि सर बिल्कुल कर देगा। और जब कर देगा तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, कि सर डायबिटीज वाली कंडीशन हो जाएगी। और डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर जब भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती है, नौसिया देखने को मिलता है, एक्सेसिव थर्स्ट देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्डिंग मतलब कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। तो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें चेक करना है, करना है या नहीं करना है, कि सर बिल्कुल करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। देखो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को करोगे तो 100% आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको अपनी सक्सेस देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, क्वेश्चन आंसर्स देखने में मजा आएगा 100%। आपको कोरिलेट करना आना चाहिए चीजों को, कि कोरिलेट हम कैसे करें। देखो टेम्परेचर का क्या रोल होगा यहाँ पे, अगर प्यास लग रही है यूरिन जा रहा है तो टेम्परेचर का क्या करना है हमें, टेम्परेचर का करना क्या है। आगे बस में देखो यूरिया क्रेनेटिन ऐसा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ये तो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको 100% आप अपने माइंड को चलाएं, कोरिलेट करें। और माइंड कब चलेगा, जब आप रिलैक्स रहोगे। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। एट अ टाइम क्या होता है, कभी कभी जब क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए, 10 क्वेश्चन में से आपके पास काफी बच्चों को 5 क्वेश्चन आए, काफी बच्चों को 8 क्वेश्चन आए, काफी बच्चों को 2 ही क्वेश्चन आए। तो पेशेंट क्या कर, तो वो बच्चा क्या करता है, हताश हो जाता है कि यार 2 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, कैसे मेरी पार पड़ेगी, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप अपनी बारी का वेट करो बच्चों। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप अपनी बारी का वेट करो, अपनी बारी आएगी तब हम अच्छा करेंगे। तो 100% आप अच्छा करोगे। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ खड़ा हूँ। किसी भी डाउट में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आगे भी अच्छे समझ में बात।
तो आज की क्लासेस काफ़ी है हमारी आज के लिए। नेक्स्ट क्लासेस हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। हाँ, इसी तरह आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें 9057064291। किसी भी क्लास को मिस ना करें बच्चों। किसी भी 45 डेज़ चैलेंज की क्लास को मिस ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। समझने वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि आपके सारे टॉपिक्स को कवर करूँ और जितनी भी टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपको बताऊँ। आगे बात समझ में, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप इस नंबर में मैसेज करेंगे, आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और उससे जुड़ते ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे डील किए जाते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स का लाभ उठा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप हमेशा पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने माँ बाप पे भरोसा करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।